ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके साथ आप ही का, मैंने रिपीट किया दोनों वर्ड्स, आपके साथ आप ही का। बेटे लेक्चर नंबर 11 आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का। देखिए 11th चैप्टर और लेक्चर भी 11th, और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट of a business. How economics helps in decision making to a finance manager. कहानी कहां से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था कि why these chapters are important, these 6 chapters which are being added post covid scenario, that is economics की बातें की, मार्केट की बातें की, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बातें की, इंटरेस्ट रिस्क, रेट रिस्क, एंड देन रेशियोज एंड देन वैल्यूएशन। बेटे ये 6 चैप्टर्स अगर हमने कर लिए तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया। We have already covered investment decision, we have covered financial decision, we have covered dividend decisions। अभी हम ये 6 चैप्टर्स जिसमें से एक चैप्टर आज कंप्लीट होने जा रहा है। बेटा मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर अभी भी नहीं आपने पढ़ाई शुरू करी तो अभी कर दीजिए। मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। आप कितनी तेज भाग रहे हैं इससे मैटर नहीं करता। कछुए की ओर आपने खरगोश की कहानी सुनी हुई है, आप लगातार बस चलते रहें, भले कम कम पढ़ें लेकिन लगातार रेगुलरिटी में करें, ये ज्यादा मैटर करता है यार लाइफ में। इन बातों के साथ मैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ बढ़ूंगा। चैप्टर नंबर का नाम 10 बार बता दिया, द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, मैंने सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बताए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बताया, फिर बताया कि डिसीजन मेकिंग लिए इंपॉर्टेंट है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स थे। एक मॉनेटरी पॉलिसी वी हैव डिस्कस्ड, फिर उसके बाद हमने फिजिकल पॉलिसी को डिस्कस किया डिटेल में, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखा, और फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके टूल्स, उसके इंपैक्ट सब बताए। लेकिन एक पॉलिसी, एक टूल और था हमारे पास, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन और द लॉज और द रेगुलेशंस। उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, बिकॉज वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को अचीव करना चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फिजिकल पॉलिसी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, व्हाट आर द गवर्नमेंट लॉज in regard to so that we can achieve those objectives। तो आप रजिस्टर ओपन कर लें, कमर तो सीधी करनी है भाई साहब, नहीं तो आप देखिए लास्ट लेक्चर है, मैंने फिर रिपीट किया कि आप कमर सीधी करके बैठे, टेबल चेयर में बैठे। लाइफ में अगर सच में सक्सेस अचीव करनी है, मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं पढ़ रहे एक्चुअली में, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। तो अपने लिए दयावान मत बोलोगी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरे को ये कुछ बेकार की बात है सब साहब। यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, तो आइए बी हैप्पी, बी जॉली और बी चेयरफुल करते हुए मैं भूपेश आनंद आपको नई राह में और नए लॉजिक्स में लेके जा रहा हूं। सर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, देयर आर 3 टूल्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। द टूल नंबर 1 इज मॉनेटरी पॉलिसी, द टूल नंबर 2 इज फिजिकल पॉलिसी, एंड द टूल नंबर 3 इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन रेगुलेशन। गवर्नमेंट भी कई बार इंटरवेन करेगी और गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाएगी, सो दैट गवर्नमेंट जो चाहती है कि वो मैक्रो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, उसमें भी काफी वो हेल्प करे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन डिटेल। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मेरे को ज्यादा वैसे कुछ बताना नहीं है, आपको लॉजिकली सब पता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन में मुझे 4 बातें बतानी है। फर्स्ट इज द कॉम्पिटिशन पॉलिसी। So firstly, I will tell you what I mean by competition policy. Then second is provision of government assistance. I will be giving the example of COVID, COVID vaccine. Government की assistance मिलती है कई बार. And the third is green policies. अभी हम देखेंगे natural resources को preserve करने के लिए green policies क्या कहती हैं. And the last is corporate governance. तो आप सब अगर अभी भी रजिस्टर नहीं खोला है तो महा बेवकूफ है। आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, लेक्चर नंबर 11 है, लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का। आप मेरी मेहनत को देखिए, मैं कहां कहां से चीजें ला ला के आपके सामने रख रहा हूं कि आप ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो और ये भी खा लो। बेटे 11 लेक्चर्स चैप्टर नंबर 11 में कोई टीचर है तो बता दो, लेके दिखा दे। तो आप रजिस्टर ओपन करें बेटे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऊपर लिखे माय स्टोरी और फर्स्ट पॉइंट लिखें मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी, और मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव में tool number 1, tool number 2 and tool number 3. Within tool number 3 we will be doing 4 items। आज
कि इस लेक्चर में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जिसकी हेल्प से जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के रेगुलेशन से हम अचीव कर सकते हैं। पहला, कंपटीशन पॉलिसी। दूसरा, आप गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट सब्सिडी। थर्ड, ग्रीन पॉलिसीज। एंड द फोर्थ इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये 4 बातों से गवर्नमेंट प्रूव कर रही है या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि वो मैक्रो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इंडिया की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो इंडिया में इंडियन रेलवेज मोनोपोली का स्ट्रक्चर करती है कि रेलवेज का वर्क खाली इंडिया में गवर्नमेंट ही कर सकती है। बट ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। अगर आप कनाडा में देखें, मैं एक बार गया था वैंकूवर से कनाडा, वहां पर एक ट्रेन चलती है रॉकी माउंटेनरी। क्या नाम है? रॉकी माउंटेनरी। 2 दिन का ट्रेन का सफर होता है, बहुत अच्छा था, मैंने उसको एंजॉय किया। वो प्राइवेट कंपनी, दैट कंपनी इज रनिंग दैट रॉकी माउंटेनरी, वो पूरा ट्रिप। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप लॉजिकली सोचे कि अगर किसी इकोनॉमी में आज हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, 2028 में एंटर कर रहे हैं, इन दिस इकोनॉमी एवरीथिंग इज नाउ फ्री, देयर हैज टू बी अ परफेक्ट मार्केट। देखिए धीरे धीरे पहले मोनोपोली थी, फिर डिओपोली थी, फिर ओलिगोपोली थी, लेकिन आप ये बताइए, द डिमांड ऑफ द टाइम इज परफेक्ट मार्केट। इट मीन्स फ्री एंट्री, इट मीन्स फ्री एग्जिट, इट मीन्स एवरीवन इज फ्री, it means the price will be determined as per the demand and supply factors by the economy there itself as per the free mechanism। होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी वो परफेक्ट मार्केट में, उस इंडस्ट्री का परफेक्ट मार्केट में एंट्री नहीं हुआ। अच्छा लॉजिकली बताइए, अगर एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, टेलीकॉम है, एज्यूम करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, और लेट इट बी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, और लेट इट बी एफएमसीजी इंडस्ट्री, और लेट इट बी ऑयल एंड गैस, और लेट इट बी सीमेंट इंडस्ट्री, और कुछ भी। अगर उस इंडस्ट्री में कुछ एक या 2 ही प्लेयर्स हैं या एक ही प्लेयर है, तो क्या लगता है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या इकोनॉमी के लिए गंदी बात है? क्योंकि यहीं से कंसेप्ट शुरू होगा टूल नंबर 3 का, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। बेटे इकोनॉमी के लिए दिस इज नॉट अ गुड साइन, because only 1 or 2 companies are holding the economics, they are holding those resources, and they उस अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो ज्यादा डोमिनेट होंगे तो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करेंगे। मतलब फ्री मार्केट में प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा। अच्छा जब वो डोमिनेट होंगे तो वो रिसोर्सेज को भी बेस्ट यूटिलाइजेशन ही करेंगे। आप बताइए, आज मैं F9 के लेक्चर्स ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आना कि F9 के बाकी टीचर्स भी लेते हैं, तो मुझे उनसे ज्यादा अच्छा कैसे बताना है। इट मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल नॉट बी देयर, आई विल नॉट यूज माई बेस्ट कैलिबर। आज मैं कहता हूं जी मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं, मैं टाई लगाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं एनर्जी से पढ़ाता हूं, मैं सीए, बिकॉज आई वांट टू डिफरेंशिएट एंड आई वांट टू यूज माय, कि मेरे साथ ये बेनिफिट है, एडवांटेज आपको दिखाना चाहता हूं। इट मींस अगर आप सोचिए, एक मैं ही हूं एसीसी पढ़ाने के लिए और कोई टीचर अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं ढीला ढीला होकर पढ़ाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करूंगा, मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा। तो बेटे यही खेल आता है बिजनेस में। आप लॉजिकली बताइए कि इफ एन एंटिटी, इफ देयर इज वन एंटिटी, देयर इज अ केस ऑफ मोनोपोली, तो फर्म का प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा, फ्री मार्केट से डिटरमाइन नहीं होगा, डिमांड सप्लाई की बातें समझ नहीं आएंगी, है ना। अल्टीमेटली रिसोर्सेज विल नॉट बी बेस्ट यूटिलाइज्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नॉट बी देयर, एंड मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी मेट, बिकॉज हमने वहां पे कहा था इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए, हमने वहां पे कहा था रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए, हमने वहां पे कहा था एक्सचेंज रेट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो द पॉइंट इज वी कैन नॉट मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स इफ देयर इज अ केस ऑफ मोनोपोली और ओलिगोपोली और डिओपोली। इट मींस बेटर है परफेक्ट मार्केट शुड बी देयर। बट अगर सपोज करते हैं उस सेक्टर में परफेक्ट मार्केट नहीं है, तो फिर हमारे घर में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में जब कोई नहीं मानता तो बड़े पापा डंडा मारते हैं। ऐसे ही इन अ कंट्री, इफ दे आर नॉट रेगुलेटिंग, इफ दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज देयर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डंडा मारेगी और कंपटीशन पॉलिसी लेकर आ जाएगी और उसको क्या करेगी, पब्लिकली उसको नेशनलाइज कर देगी। मतलब उनसे रिसोर्सेज ले लेंगे, उनको कहेंगे भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप सबके साथ करेंगे। इट मींस दैट सेक्टर विल बी ओपन बाय डिफरेंट पब्लिक, तो दैट इज पब्लिक प्रोविजन। अल्टीमेटली क्या होगा, जब सारे लोग करेंगे तो कंपटीशन आएगा। अच्छा जब कंपटीशन होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। तो मैं आज इस लेक्चर नंबर 11 में ये जो 4 बातें बताऊंगा ना आपको, गवर्नमेंट पॉलिसी,
और फिर प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, और तीसरा ग्रीन पॉलिसी, और फोर्थ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहीं ना कहीं आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सबके भले में अपना भला सोच रहे हैं, वसुधैव कुटुंबम, इट मींस पूरी धरती हमारे परिवार जैसे। आप बताइए कोविड सिनेरियो के बाद आई थिंक हमें सबको लग गया होगा कि दैट दिस अर्थ प्लैनेट इज, हम सब एक जैसे ही हैं यार। ऐसा थोड़ी कि कोविड जर्मनी में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, यहां हर जगह हुआ। इट मींस हमें ये समझ आ गया वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग्स, वी आर रिलेटेड विद ईच अदर, वी शुड एंजॉय द रिसोर्सेज म्यूचुअली। ऑक्सीजन हमें म्यूचुअली रिलेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए यार। आप बड़े वेस्टर्न बड़ा ईस्ट बड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कोविड के बाद वी ऑल हैव नाउ ओपन आवर आईज। सो कंपटीशन पॉलिसी इज अ स्टेप बाय द गवर्नमेंट to restrict that monopoly situations and to bring with the competition, and competition is always healthy in respect of economy, in respect of product customer। क्योंकि अगर ACCA F9 के पढ़ाने वाले ज्यादा होंगे और अच्छा पढ़ाएंगे तो मैं उतने प्राइसेस इंक्रीज ही नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू विल बी गेटिंग द बेस्ट। ठीक है जी, आइए हम छोटी सी बात को पहले लिखेंगे। competition policy, it means government, how government intervention and how government regulation will help in minimizing, in maximizing the competition। so this is the policy which has been given। तो पहली बात, मैंने बड़ा छोटा सा एक चित्र बनाया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो का। डिमांड और सप्लाई जहां पे क्रॉस करेगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्राइस आएगा। प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई एंड इट इज अ फ्री मार्केट। we know that। But the point is, if it is not a free market, if it is not a perfect market, then the price cannot be determined by the free prices, it will be controlled। तो second point ये मैंने लिखा, आप नहीं लिख रहे तो बेटा लिख ले, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये कैपलन बीबीबी नहीं दिया, मेरी नॉलेज के साथ आपको बता रहा हूं। कंपटीशन पॉलिसी, price will be determined by intersection of demand and supply in a free market mechanism। there can be different types of market structures, we all know that। monopoly है, डियोपोली है, टोटोपोली है, ओलिगोपोली है, परफेक्ट मार्केट है। मैं कहता हूं जी बेस्ट इज परफेक्ट मार्केट, आप लिख लें। अब मैंने वहां पे एक एग्जांपल लिखा है बिग फोर का। सपोज करते हैं 4 ही फर्म्स हो तो बेटे अल्टीमेटली ऑडिट सारा इन्हीं के पास जाएगा, तो फिर ये ओवररूल कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट भी सब जगह डिवाइड होना चाहिए। इट मींस परफेक्ट मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो लिखेंगे मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट मार्केट, टोटोपोली। मोनोपोली मींस एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मतलब मोनोपोली का मतलब मैं ही राजा हूं, मैं जो कहूंगा वो मानोगे, प्रजा मानना पड़ेगा, मैं जैसा प्रोडक्ट बनाऊंगा लेना पड़ेगा, और एंड द प्राइस जो मैं डिटरमाइन करूंगा आपको देना पड़ेगा। इट इज नॉट हेल्दी। So this is a monopoly। this situation को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी so that we can meet that macroeconomical policy objectives। तो मैंने लिखा output is produced at a higher cost because I am not using high economies of scale and price discrimination will be there in case of monopoly। disincentive to innovate, मैं कोई नई चीज भी नहीं इनोवेट करूंगा यार, मुझे पता है मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं जाओगे नहीं आप F9 के लिए, तो मैं नई साइट्स नहीं देखूंगा, मोबाइल नए वीडियोस नहीं दे बताऊंगा, नए ड्रामास नहीं करूंगा, नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं ढीला होकर पढ़ाऊंगा। तो अल्टीमेटली इनोवेशन नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, नई बातें नहीं होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होगी। कहने का मतलब है कि मोनोपोली इज नॉट अ गुड बट द फेयर कॉम्पिटिशन, द फ्री एंट्री बाय द प्लेयर्स, दैट इज द बेस्ट प्लेस। तो मैंने लिखा इन ऑर्डर टू हैव फेयर कॉम्पिटिशन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नेशनलाइज। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उस जिस सेगमेंट में मोनोपोली है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको पब्लिक प्रोविजन में लेकर आ जाए, उसको नेशनलाइज कर दे और सबके लिए एंट्री कर दे। तो ये बेटे आज हम उसको उसी बात को सीख रहे हैं। उससे क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगी, elimination of unfair trade practice। So if I do public provision, if I nationalize those competition policies, those monopolies, then there will be elimination of unfair trade practice and economics of scale can be enjoyed। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आ रहा हूं रेगुलेशन के ऊपर। देखिए जी, रेगुलेशन क्या होती है कि हमने एक लॉ बना दिया, हमने रूल्स बना दिए, हमने बायलॉज बना दिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा करेंगे तो ये पेनल्टी है। अब रेगुलेशंस दो होती है, एक तो हम खुद ही बना देते रेगुलेशंस, जैसे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने खुद अपनी रेगुलेशन बना दी, या ब्रिटिश एडवोकेट एसोसिएशन ने दे हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन रेगुलेशन। अच्छी बात है, दे आर प्रिपेयरिंग द रेगुलेशन कि हम ये नहीं कर सकते। इट मींस इट इज अल्टीमेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी।
और अगर आप खुद नहीं बनाते तो लॉ भी बनाता है, बड़े सारे लॉस बनाएगा, बड़ी सारी बातें रखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेगुलेशन इज रिस्पॉन्स टू मोनोपोली, आप सभी लिख रहे हैं रेगुलेशन इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट कैन इंटरवेन एंड कैन रेगुलेट द थिंग्स। सो सेल्फ रेगुलेशन एंड लीगल रेगुलेशंस। तो लीगल में क्या है, प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ओवर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कोका कोला और पेप्सी आपस में क्योंकि डिओपोली कर रही है आपस में एंटर कर लें एग्रीमेंट कि हम इससे कम प्राइस नहीं करेंगे। तो इसको भी एलिमिनेट करने के लिए देयर कैन बी लीगल रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस दो तरह की हैं, आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं, थप्पड़ मैं मारूंगा अगर ढीले होकर बैठेंगे तो। मोबाइल फोन म्यूट कर रहे हैं। रेगुलेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द मोनोपोली, सेल्फ रेगुलेशन और लीगल रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में मैंने नीचे लिखा ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा लिख लीजिए ब्रिटिश एडवोकेट एसोसिएशन। इट मींस यू कैन रेगुलेट योरसेल्फ और लीगल रेगुलेशंस, प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो इससे आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट इंटरवेन करके उस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प करती है। तो मैं नेक्स्ट में आ गया गवर्नमेंट असिस्टेंस। बेटे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होती है। जैसे अभी कोविड सिनेरियो चला गया तो 3-4 साल हो गए बेटे, लेकिन जब कोविड आया था तो उस समय वैक्सीन नहीं थी। अच्छा वैक्सीन नहीं थी तो पहले उसको इनोवेट करना था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था, साइंटिस्ट को बैठना था, फिर उसके ट्रायल होने थे, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते। तो गवर्नमेंट ने उस सेक्टर में असिस्ट किया कि हम आपको पैसे देते हैं, आप ये काम करो। तो बेटा गवर्नमेंट असिस्टेंस से भी हम मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं। तो आप लिखें गवर्नमेंट असिस्टेंस में ग्रांट दे देगी गवर्नमेंट, सब्सिडीज देगी फॉर एनकरेजिंग इनोवेशन, जैसे कोविड वैक्सीन, फॉर ट्रेनिंग लेबर फोर्स, फॉर स्पॉन्सरिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च। So government sponsoring, government assistance plays a very, very important role. मैं इस समय डिस्कस क्या कर रहा हूं, मैं टूल नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। एक बच्चे को नींद आ रही थी इसलिए मैंने बोला मैं टूल नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, government assistance and corporate governance, how they will help to achieve that macroeconomical policy. Government intervention मैंने ऑलरेडी बता दिया। government assistance में मैंने बड़ी सिंपल सी बात बताई, सब्सिडीज दे दी, ग्रांट दे दी नई चीज को इनोवेट करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोविड की वैक्सीन को इनोवेट करने के लिए। मैं आ गया जी ग्रीन पॉलिसीज। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं कि आज हमारी सब रिवर्स पोल्यूट हो चुकी है। अच्छा जब जहां पे माइंस होती हैं, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, उसके आसपास का एरिया देखो, कभी वहां पर ट्रीज हम प्लांट ही नहीं कर पाते। एनवायरनमेंट देखो तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अब मुझे बताइए, एक कंपनी आती है, अर्न करती है, सारा एनवायरनमेंट खराब करती है, अर्न करके चली जाती है। तो बेटे ये इससे वी कैन नॉट अचीव दोज मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। आप अपना काम करो अच्छी बात है, बट एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको ठीक भी आप ही नहीं करना है। माइंस के लिए अगर आपने खोदा खादी की है तो बेटे आसपास आपको उसकी प्लांटेशन करनी है। लॉजिकली फिर क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो तो वी आर नॉट डूइंग इकोनॉमिकल ग्रोथ। आप बताइए, ओजोन लेयर ऑलरेडी इतनी सारी आती जा रही है ना, ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, खत्म हो जाएगी दुनिया। तो इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होगी एंड वी कैन नॉट अचीव दैट मैक्रो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटे थर्ड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है ग्रीन पॉलिसीज। जैसे नाम कह रहा है ग्रीन पॉलिसीज, इट मींस हम पोल्यूशन को रोकेंगे। इट मींस गवर्नमेंट विल पुट प्रेशर, गवर्नमेंट कह रही है सभी बिजनेस एंटिटीज को। इट मींस इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हु इज डूइंग एयर पोल्यूशन और हु इज इन्वॉल्वड इन वाटर and who is doing any anti-environment things, so that is a very important point because आपको डिसीजन उसी के बाद लेनी है। ग्रीन पॉलिसीज का मतलब है कि अगर आप माइंस में हो तो आपको जब आपका काम हो गया खुदाई का तो आपको उस पूरे एरिया को दोबारा से रीप्लांटेशन करना है, उस दोबारा एरिया को रिस्टोर करना है। तो अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं एज अ गवर्नमेंट, दैट ऑल दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी कैन बी अचीव। तो लिखेंगे ग्रीन पॉलिसीज दैट कंट्रोल द डैमेज टू द एनवायरनमेंट आर नेम्ड एज ग्रीन पॉलिसीज। तो पहली बात, कौन सी पॉलिसीज ग्रीन होती हैं? जो एनवायरनमेंट को नहीं लॉस होने देती उसको हम ग्रीन पॉलिसीज बोलते हैं। अच्छा रीजंस क्या है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है,
एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए ग्रीन पॉलिसीज आनी कंपलसरी है। और ग्रीन पॉलिसीज में हम रिस्टोर करेंगे उन पोजीशंस को सो दैट वी कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। हम कर रहे हैं टूल नंबर 3। क्या है टूल नंबर 3? गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट असिस्टेंस, ग्रीन पॉलिसीज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आई थिंक आप लॉजिकली बात समझ गए कि वाई ग्रीन पॉलिसीज आर देयर। और है क्या कि जब आप रिस्टोर करते हैं ना, उसकी कॉस्ट आप कंज्यूमर से नहीं लेते, इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। लिखेंगे externalities lead to misallocation of resources because externalities are costs which are not paid by producers or consumers. तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। वैसे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तब बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस एक कॉर्पोरेट एंटिटी को गवर्न करने के लिए वी हैव अ 2 टायर सिस्टम। एक तो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक होते हैं मैनेजर्स और एक होते हैं ओनर्स, 3 टायर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि जब मैं उस एंटिटी को गवर्न कर रहा हूं तो मेरी पॉलिसीज क्या हैं, कमेटीज कौन कौन सी बनी हुई हैं, डायरेक्टर्स कौन से हैं। बिकॉज अभी आप देखें लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन देखें, सहारा इंडिया देखें, सत्यम कंप्यूटर्स देखें, एयर इंडिया, और ऐसे हजारों फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो चुके हैं। तो बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, जब ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होंगे तो आपका कॉमन आदमी का, मैंगो पीपल का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और जब ट्रस्ट खत्म होगा तो सेविंग्स विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड और अल्टीमेटली दैट इकोनॉमी विल नॉट ग्रो। इट मींस माय मैक्रो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी मेट। तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पिछले सालों में बड़ा सारा ध्यान दिया। नए नए लॉज आ गए, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, इंटरनल कंट्रोल, अमेरिकन लॉज आए, यूरोपियन लॉज आए, इंडियन लॉज आए, आईएफआरएस में चेंज आ गया। कंसेप्ट ये था कि आप जो गवर्न कर रहे हो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वुमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स को आप दोबारा से रोटेट करें, बार बार रोटेट करें। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्टर तो बार बार वही रहेगा, नहीं। ऑडिट कमेटीज होनी चाहिए, रेम्युनरेशन कमेटीज बननी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। तो दैट इज अल्टीमेटली जब एक कंपनी प्रॉस्पर करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अल्टीमेटली ट्रस्ट डेवलप होगा, अल्टीमेटली सेविंग्स कैपिटल में फॉर्म होंगी एंड वी विल ग्रो एज इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो वो बात लिखेंगे, सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डेडिकेटेड डायरेक्टेड टू कंट्रोल एंड कवर्स एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर प्रोडक्शन। एथिक्स, धर्म की बातें होंगी बेटे, ऐसे सिस्टम्स जो धर्म को फुलफिल करते हैं कि भाई जो गवर्न करते हैं बाय एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट। बेटे कोविड के बाद तो आपको समझ आ गया रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क को ध्यान रखना, रिस्क को मैनेज करना, उसकी हेजिंग करना। ठीक है जी। तो आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने रिस्क को मैनेज नहीं किया आज खत्म हो गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स प्रोडक्शन। क्योंकि मैंने 4-5 कंपनीज अभी बोली भी हैं, लेमैन ब्रदर्स है, एनरॉन है, सत्यम कंप्यूटर्स है, ऐसी हजारों कंपनीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं, दोज हु हैव नॉट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नाउ अ बर्निंग इशू, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, अ हॉट इशू यू शुड बी अवेयर ऑफ। With help of corporate governance we can achieve my objectives। तो यहां लिखा है मैंने, it contains regulations on। अब corporate governance में क्या क्या होता है, formalities of audit and remuneration, formation of audit and remuneration committee, audit committee अलग बनेगी, remuneration committee अलग बनेगी, nomination committee, सब अलग अलग committees बनाओ so that control should be diversified। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, those who are not full-time employees, appointment of independent directors, appointment of women directors, establishment of risk control process, audit companies, audit committees, रिस्क कंट्रोल प्रोसेस होने चाहिए। तो अल्टीमेटली जब वो कंपनी प्रॉस्पर करेगी, जब वो रिस्क मैनेज करेगी, एथिकली वर्क करेगी, देन दैट कंपनी विल इंक्रीज देयर ब्रांड वैल्यू, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द ट्रस्ट ऑफ common people will increase and savings will be converted into investments and there will be a capital formation and then we can achieve economical growth। तो आई थिंक टूल नंबर 3 से आपको ये लॉजिकली सब बातें रिलेट करके मैं बता पाया कि हाउ विद हेल्प ऑफ दीज 3 टूल्स we can achieve that macro economical policy and you are a finance manager of a business so you want to see कि उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में क्या पॉलिसी है और उसकी पॉलिसी टूल्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, सो दैट यू कैन टेक अ एक्यूरेट डिसीजन दैट वेदर टू एंटर इनटू दैट मार्केट और नॉट।
होप आपको पूरी लॉजिकली बातें समझ आ गई हैं। बेटे इसके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन ही 5 है, वो बड़े सिंपल से मैंने देख लिए, इसलिए मैं करा नहीं रहा, बड़े सिंपल से थ्योरी से हैं। मैंने थ्योरी ऑलरेडी इतनी डिटेल में बता दी है। हम मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 12 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।